आज आपके सामने मैं वर्ण विचार की सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज मैं बताऊंगा व्यंजन के प्रकार। चलिए, पहला व्यंजन जो है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, इसकी बात करते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए, पहला क्या है? अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उच्चारण करने के लिए, ऐसे व्यंजन को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, इन सभी का लिख देता हूं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और सभी अंतस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जानते हैं ना आप, यार अलावा, जो मैंने आपको लिखवाया था, तथा सभी स्वर जितने भी हैं वो अल्प प्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। यह है अल्प प्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की। देखिए, महाप्राण क्या होता है? इसमें कम वायु की आवश्यकता है, तो इसके अंदर उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें अधिक जोर लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा तो यहां आ गया। तो अब जो प्रत्येक वर्ग जो भी होते हैं, उनका दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ये सभी महाप्राणों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको लिखवा देता हूं प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला वर्ग का वर्ग। का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का, ग और इंग। तो यहां पर ख और घा महाप्राण के अंदर। का वर्ग के बाद चा वर्ग। चा वर्ग के अंदर चा, दूसरा यहां पे आएगा छ से छतरी महाप्राण में। फिर चा के बाद जा और पांचवा इया, और यहां पे छ से छतरी और झा से झरना। यह है का वर्ग, चा वर्ग। अब आता है टा वर्ग। टा वर्ग के अंदर टा से टमाटर यहां पर, देन ड से डलिया और अड़ा, और यहां पर ठ से ठटेरा और ढा से ढक्कन। तावर्ग के बाद टा के बाद तावर्ग। इसका तीसरा ता, द, ना, पहला, तीसरा और पांचवा, और यहां पर था और धा। देन आएगा पा वर्ग। अब पा वर्ग के अंदर अगर बात करें तो पा, बा, मा, और यहां पर दूसरा फा और भा। तो ये देखिए, ये तो है वर्ग की बात। अब अल्प प्राण के अंदर मैंने आपको बताया ऊपर अंतस्थ व्यंजन आएंगे। तो अंतस्थ में या, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन कहाँ आएंगे? महाप्राण के अंदर। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। स से षटकोण, स से सपेरा और ह से हल। ये सभी ऊष्म व्यंजन। तो ये आपके प्राणत्व के आधार पर व्यंजन हो गए। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण दोनों आ गए। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, और मैंने बताया कि अल्प प्राण के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है किसी भी वर्ग का, और महाप्राण के अंदर दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक व्यंजन होता है अघोष व्यंजन और दूसरा आता है सघोष व्यंजन। देखिए, घोषत्व के आधार पर बोल सकते हैं या फिर हम स्वर तंत्रियों के आधार पर भी बोल सकते हैं। किसके आधार पर? यहां पर लिख देता हूं, स्वर तंत्रियों के आधार पर। ठीक है, ये अघोष और सघोष व्यंजन होते हैं। अब अघोष व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्री से घर्षण नहीं करती। इसे बोलते हैं अघोष। यहां पे पहले लिखा हुआ आ, यानी कि यहां पर ध्वनि में कोई कंपन नहीं होता, यानी कि ध्वनि जो होती है वो कंपन रहित होती है। अगर मैं बात करूं कैसी होती है ध्वनि, जो ध्वनि होती है वो कंपन रहित होती है, यानी कंपन के बिना होती है। सघोष के अंदर बात करें तो यहां पर उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, यानी फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है वो स्वर तंत्री से क्या करती है, घर्षण करके निकलती है। स्वर तंत्री से घर्षण करके निकलती है। देखिए, अघोष के अंदर घर्षण नहीं होता है, लेकिन सघोष के अंदर क्या होता है, घर्षण होता है। इसका मतलब जो है कि जो ध्वनि होती है वो कंपन सहित होती है, यानी कि बोलने में इतना जोर लगता है कि स्वर तंत्री से घर्षण होती है और कंपन पैदा होती है। अब इसके अंदर अगर बात करें अघोष के अंदर, तो जितने भी आपके वर्ग हैं, अघोष के अंदर जितने भी वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। सघोष के अंदर इसके अलावा बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा जितने भी वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सघोष होते हैं। देखिए, मैं इसका पूरा एक टेबल बना देता हूं। देखिए, श्रेणी की अगर बात करूं तो का वर्ग का पहला और दूसरा यानी कि का और खा, ये अघोष में आ गए। और यहां पर बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा गा, घा और इंगा। सेम चा वर्ग का पहला, दूसरा चा और छा। यहां पर जा से जहाज, झा से झरना और इया। अब आता है टा वर्ग, टा वर्ग का पहला और दूसरा, टा से टमाटर, ठ से ठटेरा और यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर आता ता वर्ग, ता, था, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, ता, धा और ना। फिर आता पा वर्ग का पा और फा। और यहाँ पर बा से बकरी, भा से भालू और माँ से मछली। आएगा अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन जितना भी होता है वो किसके अंदर आएगा, सघोष के अंदर, यानी कि या, रा, ला और वा, सभी अंतस्थ व्यंजन आ गए। और ऊष्म व्यंजन ये दोनों में बढ़ता है, जो ऊष्म व्यंजन होता है वो दोनों में बढ़ेगा इसमें। अब ऊष्म व्यंजन का अघोष के अंदर कौन सा पार्ट आएगा, पहले श से सदलगम, स से षटकोण, स से सपेरा और हा से हल्का आएगा सघोष के अंदर। ये सभी आपका घोषत्व के आधार पर यानी कि स्वर तंत्रियों के आधार पर
मैंने आपको बता दिया अघोष और सघोष, ये आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे आपकी उच्चारण तालिका बचती है और व्यंजन के कुछ प्रकार बचते हैं। चलिए उनको आगे कराते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों से होता है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ, जीभ और नाक। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे वर्णों का उच्चारण होता है। तो देखिए सबसे पहले अब इसकी श्रेणी बात करें तो जो उच्चारण का स्थान है मैं लिखता हूँ सबसे पहले कंठ। देख अब कंठ के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों होंगे और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन वो मैं अलग से लिख के दिखा दूंगा आपको। तो कंठ के अंदर जो आ और आ, ये जो स्वर है ये स्वर की श्रेणी आएगी यहाँ पर, और व्यंजन मैं आपको इधर लिख दूंगा, स्वर और व्यंजन, जिससे आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, देखिए आ ये तो आएगा ही, फिर का वर्ग पूरा आएगा व्यंजन के अंदर, कंठ में का वर्ग। अब का वर्ग के अंदर जो भी आते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या आते हैं। मैं आज इसमें लिखकर दिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो आएगा टा वर्ग उसमें मैं लिखूंगा नहीं, फिर आपको डायरेक्ट लिख दूंगा कि का वर्ग आएगा। इसके अंदर अब अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कोई भी अंतस्थ व्यंजन कंठ में नहीं आता। लेकिन ऊष्म के अंदर जो ऊष्म का हा है वो कंठ में आता है। कंठ के बाद आएगा तालु, तालु जिसे तालव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य। अब इसके अंदर ई और बड़े ई दोनों आएंगे। देखिए कंठ का क्या होता है कि गले और जीभ के नीचे का भाग होता है, और तालु जो होता है मुंह के अंदर का ऊपरी भाग होता है। जैसे कभी कभी अगर हम समोसा खाते हैं तो हमारा तलवा जल जाता है क्योंकि ऊपर की सतह जल जाती है। तो तालु क्या होता है? मुंह के अंदर का ऊपरी भाग होता है। इसके अंदर स्वर तो है, जो छोटा ई और बड़ा ई दोनों आएंगे। और जो व्यंजन आएगा वो व्यंजन चा वर्ग आएगा, पूरा पूरा चा वर्ग, चा छा जा झा इया। और अब अंतस्थ व्यंजन की बात करूं, देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो इसके अंदर जो अंतस्थ व्यंजन है वो या से यग आएगा, और ऊष्म में शा से शलगम आएगा। कंठ हो गया, तालु हो गया। तीसरा आएगा आपका मूर्धा, मूर्धा, इसको मूर्धन्य भी बोल देते हैं। देखिए इसके अंदर जो स्वर आएगा वो र से ऋषि वाला आएगा, र से ऋषि वाला। और व्यंजन की अगर बात करूंगा तो इसके अंदर टा वर्ग पूरा आएगा, टा ठा डा ढा णा। और अंतस्थ व्यंजन की बात करूंगा तो अंतस्थ इसके अंदर रा आएगा। और ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो शा से षटकोण आएगा। अब आता है चौथा, जैसे बोलते हैं मूर्धा के बाद दंत। देखिए दंत का मतलब दांत, जो हमारे दांतों के बीच से बोला जाता है। अब दंत में पूरा पूरा ता वर्ग आएगा, इसके अंदर स्वर कोई भी नहीं आएगा, पूरा पूरा क्या आएगा? ता वर्ग आएगा। और ता वर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो ला से लट्टू आएगा। और ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो सा से सपेरा आएगा। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, चार हो चुके हैं। पांचवा आपका आएगा ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ। दोनों इसके अंदर आते हैं दोनों ओंठ, कि जब दोनों ओंठों से बात की जाए तो देखिए ओष्ठ के अंदर स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आएगा, और व्यंजन में पा वर्ग पूरा आएगा। व्यंजन और स्वर आएंगे, उसके बाद ना अंतस्थ आएगा और ना ऊष्म आएगा। ये पांच हो गए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब आपके आते हैं नासिक, जो सिर्फ नाक से बोले जाते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण जो है वो केवल नाक के द्वारा किया जाता है।
मुख और नाक। अब इसके अंदर जितने भी लास्ट के जो 5 वर्ड होते हैं, देखिए, जैसे कि इंगा, इया, डा, ना और पावर का मा। तो देखिए ये पांचों नासिक के अंदर ये पांचों आएंगे आपके। अब आता है कंठ और तालु, यानी कंठ तालव्य, जिसके अंदर कंठ, तालु और जीभ तीनों की जरूरत पड़ती है। जिसके अंदर कंठ, तालु और जीभ तीनों की जरूरत पड़ती है। देखिए कंठ तालव्य लिख देता हूं मैं, कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य के अंदर क्या आएगा? सिर्फ ए और ए से एरे और ए से आई से एनक। 8वां कंठ तालु हो गया तो कंठ ओष्ठ। अब कंठ ओष्ठ की बात करते हैं, यानी कि कंठ और ओंठ, यानी कि ओ से ओखली और औ से औरत। 9वें नंबर पे देखिए कंठ तालु हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया। अब हम लेते हैं दंत ओष्ठ। क्या लेते हैं? दंत ओष्ठ, जिसके अंदर दांत और ओंठ दोनों चीज आएंगे। तो दंत ओष्ठ के अंदर हमारा सिर्फ आएगा वाह, जो यारा लावा है, यहां पे अगर बोल सकते हैं वाह, वाह व्यंजन अंतस्थ वाला। तो ये आपका वर्णों को उच्चारण स्थान था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ, नासिक, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ मैं आपको सारे के सारे करा चुका हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर, यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसको हम प्रयत्न के आधार पर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटना। इसमें जो व्यंजन बढ़ते हैं वो 8 प्रकार से बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला, अगर सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला जो आएगा वो स्पर्शी व्यंजन आएगा। स्पर्शी व्यंजन, देखिए स्पर्शी व्यंजन बोलिए या स्पर्श व्यंजन बोलिए, जितने वर्ग होते हैं हमारे, उन सभी के पहले 4 होते हैं। यानी देखिए अगर मैं बात करूं, ये हर वर्ग के पहले 4, यानी का खा गा घा, चा छा था धा, ता था दा धा, ता था दा दाना, ना नहीं आएगा, बस पा फा बाबा। का खा गा घा, चा छ जा, झ से झरना, टा ठ, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, फिर ता था दा, धा से धनुष, दा से दवात, देन पा फा बा एंड भा, भा से भालू। देखिए स्पर्शी व्यंजन हो गया। स्पर्शी व्यंजन के बाद सेकंड आता है स्पर्श संघर्षी। देखिए जो ये स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, ये सिर्फ 4 होते हैं। ये सिर्फ 4 व्यंजन होते हैं। चा, छ, जा और झ से झरना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन सिर्फ 4 व्यंजन होते हैं, च, छ, ज और झ। अब आएगा नासिक व्यंजन।
देखिए नासिक जो व्यंजन है यानी जो नाक से व्यंजन जिनका उपयोग किया जाता है, मैंने अभी आपको जब उच्चारण के स्थान पर कंप्लीट जो टेबल लगवाई है, जो टेबल लिखवाई है, उसके अंदर भी मैंने नासिक व्यंजन का जिक्र किया है। अब देखिए नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं उनका पांचवा स्थान जो होता है, जो पांचवा स्थान होता है वो सभी नासिक व्यंजन में आता है। जैसे कि इंगा, इया, ड़ा, ना और मा। फिर आता है एक पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्विक व्यंजन जो होता है, देखिए पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक होता है, वो होता है ला से लट्टू, बस। पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक होता है और इसका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो जीभ और तालु का स्पर्श करके इनके पास से निकल जाती है। जीभ और तालु, जीभ और तालु इनका स्पर्श करके आपस से निकल जाती है, मतलब इनके पास से निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकंपित। क्या आता है? प्रकंपित व्यंजन। देखिए प्रकंपित व्यंजन सिर्फ वो भी एक होता है, वो होता है रा से रथ, जिसका उच्चारण करते समय जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, वो कांपता है, तो इसलिए उसको प्रकंप बोलते हैं। प्रकंप मतलब कांपना, यानी कंपन पैदा करना। फिर आएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप्त व्यंजन, देखिए इसके अंदर जो व्यंजन आएगा, देखिए इसके अंदर ये दो व्यंजन आएंगे। जैसे कि अगर हम उच्चारण करते हैं ड़ा, तो यानी कि सड़क। देखिए इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सड़क। फिर घोड़ा, ये है उत्क्षिप्त। अब इसके लिए बात करूं तो जैसे कि पेड़, पढ़ाई, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद आएगा संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। देखिए संघर्षी व्यंजन को जानते हैं। संघर्षी व्यंजन के अंदर खा से खरगोश, गा से गमला, हा से हल, फा से फल, सा से सपेरा, जा से जहाज, शा से सलगम और सा से षटकोण, ये सभी संघर्षी व्यंजन हैं। क्योंकि इनके बीच में जब इनका उच्चारण होता है तो संघर्ष होती है वायु, यानी कि वायु जो होती है वो रगड़ कर निकलती है, तो इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और लास्ट अर्ध स्वर। लास्ट क्या है? अर्ध स्वर। देखिए अर्ध स्वर क्या होता है कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण जो स्थान होता है वो वायु को रोकने के लिए ऊपर उठता है, परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं कर पाती। जैसे कि अगर अर्ध स्वर की बात करूं तो ये आधे स्वर होते हैं, जैसे कि य और हुआ, या और हुआ, ये अर्ध स्वर व्यंजन है। अभी आप ये कंप्लीट होते ही ये आपका जो वर्ण विचार का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और वर्ण विचार के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि जो भी कुछ अगर गलती से छूट गया हो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा बताया हुआ जितना भी डाटा है वो आपको कंप्लीट लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।